वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अलग जाति का है, कोई अलग भाषा बोलने वाला है, तो यही एक जो विविधताएं बनाता है। मतलब हम सब जो है अपने आप में अलग अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है। जो बारिश होती है उसमें भी आप बोल सकते हो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है कौन करवाता है? पेड़ करवाते हैं। बारिश नहीं हो, पेड़ नहीं होंगे बारिश कहां से हो? वो आप देखोगे 1973 की बात है, 55,000 से घट के जो है इतना शिकार हुआ 1827 रह गए। सोच रही जो घोषित कर दिया, मतलब यहां पर जो उन्होंने खुद के कानून वाला पारित कर दिया, यहां पर आने जाने पे बैन लगा दिया, तो वहां पे कुछ जो संसाधन है उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो भाई देखो, आज के इस चैप्टर की अगर हम बात करें, आज का सर चैप्टर कौन सा है भाई? देखो लो, ध्यान से देखो लो फटाफट से, चैप्टर कौन सा हमारा? तो देख लिया आपने सर, अंधे नियम, है ना। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। देखो, हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा और हमने संसाधनों के बारे में यह जाना कि भाई संसाधन वो चीज है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, और ये संसाधन जो होते हैं हमारे पर्यावरण में ही है ना, आसपास की पर्यावरण जो है हमारे उसमें जो है संसाधन देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात बताऊं आपको, अगर मैं बोलूं आपसे कि आप डेली जो खाते पीते, जो दूध दही वगैरह जो खाते हो, कहां से मिलता है आपको? सर ये भैंस गाय वगैरह देती हैं, बकरी देती है, उनका दूध पीते हैं। मिल तो सब जानवरों से रहा है ना। आप जो लकड़ियां इस्तेमाल करते हो, आप शहद जो इस्तेमाल करते हो, आप तरह तरह के संसाधनों को इस्तेमाल करते हो, यहां तक कि आपकी जो कॉपी किताब जो है, ये कहां से बनती है सब? तो ये हमारे जो है, हमारे जो वन्य जो है, यही तो हमें सब देते हैं भाई। वन जो है और वन में रहने वाले जो जीव जो हैं, यही तो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं ना। अब सोच के देखो, इन पर जब खतरा मंडराएगा तो क्या होगा? अगर इन पर कोई विपत्ति आएगी तो आप पर भी विपत्ति आएगी। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर एक परतंत्र को जन्म देते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं, और ये इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में आप बोल सकते हो कि इन सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सबका बहुत बड़ा योगदान होता है, वन का और वन्य जीव का। तो इस चैप्टर में हम वन और वन्य जीव के बारे में जो है बात करने वाले हैं। जो भाई जो वन होते हैं और वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं, कि किस तरीके से एक संसाधन का काम करते हैं, और हम जो मनुष्य होते हैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकते, है ना। तो उसकी हम जो बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें हम वन और वन्य जीवों के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म आता है, एक शब्द आता है, इसका नाम है ना, जैव विविधता। जैव विविधता को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, जैव विविधता की अगर मैं बात करूं, अब विविधता का मतलब सर क्या होता है? विविधता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी। मतलब हम सब जो है अलग अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं। तुम जैसे देखते हो कि कोई अलग धर्म का है, कोई अलग जाति का है, कोई अलग भाषा बोलने वाला है, तो यही एक जो विविधताएं बनाता है। मतलब हम सब जो है अपने आप में अलग अलग हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, तो ये सब जो है क्या है? विविधताएं हैं। ठीक है ना। ऐसी अगर हम बात करें, हमारा जो वन है और हमारा जो वन्य जीवन है, यानी कि जो हमारे पादप है और हमारे जो जंतु हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं और हमारे जंतु जो है, ये भी आपको जो है हमारे भारत में अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, फ्लोरा फना इसको हम बोलते हैं, है ना। प्राणी जात हो गया, हमारा पादप जात हो गया। तो ये प्राणी जात की बात करें, वनस्पति जात की अगर हम बात करें, आपको अलग अलग प्राणी जात, वनस्पति जात जो है वो हमारे देश में, पूरे विश्व में जो है देखने को मिल जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत की वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा फना की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे हमारे भारत में बहुत ज्यादा, है ना। जैव विविधता की अगर हम बात करें तो हमारा भारत जो है एक समृद्ध देश है जैव विविधता के मामले में। आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जंगल वगैरह, आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो है भारत में जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, पूरे विश्व की अगर हम बात करूं तो लगभग जो है 8% जो जैव उपजातियां जो है वो भारत में पाई जाती हैं। लगभग 16 लाख की यहां पर बात की जा रही है। 16 लाख प्रजातियां जो है यहां पर पाई जाती हैं, जिसमें आप देखोगे जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब जो यहां पर भारत में आपको पाए जाते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि हमने क्या किया? हमने जो है हमारी जो असंवेदनशीलता जो है, असंवेदनशीलता मतलब हम जो है अपने पर्यावरण के प्रति जो है बहुत ज्यादा क्या थे? बहुत ज्यादा जो है असंवेदनशील थे। मतलब हम जो है अपने पर्यावरण के लिए जो है बिल्कुल भी क्या नहीं थे? कॉन्शियस नहीं थे। हमने क्या किया? हमने जो अपने पर्यावरण का दोहन करना शुरू किया, बर्बाद करना शुरू किया, उसको प्रदूषित करना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया, जानवरों को शिकार करना शुरू किया। इससे क्या हुआ? इससे जो है हमारा जो पर्यावरण है इसका हास होना शुरू हुआ। अब क्या हुआ भाई? सरकार जागी एकदम से, सरकार एकदम नींद से जागी कि भाई अरे ये क्या हो गया? इतने सारे जंगल कट गए, इतने सारे जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं, है ना। जो एशियाटिक चीता जो था, एशियाई चीता जो था वो विलुप्त हो चुका है भाई, है ना। जो बाघ है इनकी संख्या जो है लगभग खत्म हो चुकी है। तो सरकार एकदम से जागी, है ना। तो हमें एकदम से जरूरत महसूस हुई, और फिर यहां पर सरकार एक सवाल पूछती है, भाई देखो क्या है कि हमें जो है अपने वनों को और वन्य जीवन को जो है संरक्षण प्रदान करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो सरकार एकदम से जागी, और यहां पर आप देखोगे बहुत सारे जो है वहां पर बदलाव किए गए। तो आप सबसे पहले बात करो कि सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले ये आता है कि हमने बड़ी तेजी से क्या किया? हमने बड़ी तेजी से अपने वन जीवनों को, वन्य जीवन जो है और जो वन जो है इनको जो है हमने काटना शुरू किया। इनका हाश हो रहा है, बहुत कम हो रहे हैं, और आप देखोगे कि इनका संरक्षण किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि संरक्षण किया जाना जरूरी क्यों है? तो यहां पर अगला पॉइंट यह आता है कि भाई देखो, संरक्षण से क्या होता है? संरक्षण तो होता है कि जो हमारा परितंत्र जो है ना, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी विविधता, है ना। क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी विविधता बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंग्लिश में इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी विविधता का मतलब क्या होता है सर? देखो होता क्या है, देखो एक इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहां पेड़ पौधे, जंगल वंगल, जानवर, है ना, इंसान, सब जो है एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिलाप कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या बनाता है भाई? ये हमारा जो है पारिस्थितिकी विविधता को जो है जन्म देता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, ये इसको बचाने के लिए, है ना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें अपना पर्यावरण, हमारा वन और वन्य जीवन बचाना है। दूसरी बात क्या है भाई? हमें अपनी जलवायु और मृदा को भी बनाए रखना है। कि सर अब जलवायु और मृदा का क्या मतलब? अब एक बात बताओ बे, है ना, जो तुम सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, कौन देता है तुम्हें? पेड़ देते हैं ना। तो वायु हमारी शुद्ध कौन कर रहा है? पेड़ कर रहे हैं शुद्ध। जो बारिश होती है उसमें भी आप बोल सकते हो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है कौन करवाता है? पेड़ करवाते हैं। बारिश नहीं, पेड़ नहीं होंगे बारिश कहां से होगी? जंगल नहीं होंगे बारिश कहां से होगी? ठीक है। दूसरी चीज सर, जल, जल का क्या मतलब है बेटा? जल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे, पहली बात तो बारिश की बात होगी, दूसरी बात क्या भाई, जल में क्या होता है? जल में आप देखोगे बहुत सारे जो पेड़ पौधे जो होते हैं, ये जब सड़गल जाते हैं तो आप देखोगे ये पानी के अंदर, आप देखोगे कि एक अलग ही यहां पर जो है एक मरीन लाइफ जो होती है वो डेवलप हो जाती है। पानी के अंदर एक जो जिंदगी जो होती है वो कैसे डेवलप होती है? ये जो मछली वगैरह जो होती है क्या खाती है? ये तो खाती है, सड़े गले पेड़ पौधे खाती हैं। तभी तो आप देखोगे एक जो हमारी जो समुद्री जीवन जो है, नदियों का जीवन जो है कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। ठीक है। फिर हम बात करें मृदा। सर मृदा का मतलब क्या है? मिट्टी। मिट्टी की अगर हम बात करें सर, आप देखो, आपने एक शब्द सुना होगा ह्यूमस। मिट्टी जो होती है, मिट्टी में ह्यूमस होता है। मिट्टी की जो ऊपरी वाली परत जो होती है ना, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि उसमें आप देखोगे सड़े गड़े पेड़ पौधे जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, जब सड़गल जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और वो एक खाद की तरह काम करते हैं। और जब वो एक खाद की तरह काम करते हैं तो मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। और जब मिट्टी ही उपजाऊ नहीं होगी तो खेती कहां से करोगे? है ना। तो आप सोच के देखो कि अगर हमारा वन्य जीवन और हमारे वन नहीं है तो आप सोच के देखो, ना ही आप सांस ले पाओगे, ना ही आपको खाना मिलेगा, ना ही आपको जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, सब बेकार है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि एक तरीके का हमारा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी विविधता, है ना, पारिस्थितिकी विविधता बोलते हैं इसको हम, इसको बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो हमने क्या किया भाई, हमने जो है और हाँ, एक चीज और है ना, इससे क्या होता है, जब हमारे पास एकदम, है ना, बढ़िया तरीके से वन और वन्य जीवन होगा, संपूर्ण मात्रा में होगा, तो आप देखोगे इससे हमें क्या मिलता है भाई, है ना, जीन्स जो होती है, जेनेटिक, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, है ना, आप देखते हो ना, हर किसी में अलग अलग जीन्स होते हैं। तो जब हमारी मजबूत एक वन और वन जीवन व्यवस्था रहेगी तो आपको यहाँ पर जीन्स विविधता को भी यहाँ पर संरक्षण प्रदान होगा। मतलब जो जानवर जो है, इनके विलुप्त होने की कगार जो है बहुत कम हो जाएगी जब इनमें जीन्स डेवलप हो रही है। अलग अलग आप देखते हो, एक जानवर जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। शेर भी आपको बहुत प्रकार के मिल जाएंगे, इंसान भी आपको बहुत प्रकार के मिल जाएंगे, कुत्ते जो होते हैं वो भी बहुत, इनकी अलग अलग ब्रीड होती है। आपने देखा है ना, इनके जनन में भी जो है बहुत ज्यादा मदद मिलती है अगर पर्याप्त मात्रा में हमारा वन और वन्य जीवन है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, फिर क्या हुआ, सरकार एकदम से जागी, सरकार ने जो एक नियम लागू कर दिया, है ना, सरकार एक जो है नियम ले आई, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम एक्ट ले आई 1972 में, इसको लागू किया। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें होता यह है कि पूरी सूची बनाते हैं जिसमें बहुत सारे जो ऐसे जानवर हैं, जंतु जो है, पक्षी जो है, जो कि आप बोल सकते हो विलुप्त होने की कगार पे हैं या फिर जिन पर खतरा मंडरा रहा है, जो लुप्त प्राय प्रजातियों में आने वाले हैं, उन सभी को जो है इस लिस्ट में डाला गया और ऐसा बोला गया कि भैया इन सबको जो है हम बचाने के लिए काम करेंगे। अलग अलग इन्होंने कानून वगैरह घोषित कर दिया भाई, कानून लागू कर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि इन सारे पक्षियों को, जानवरों को जो हमें रक्षा करना है ना, और हम जो है बहुत सारे वनों को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन्होंने, बहुत सारे जानवरों की एक लिस्ट बना ली कि भाई अब जो है बिल्कुल शिकार पर प्रतिबंध लग जाएगा, किसी भी तरह की गतिविधियों पर जो प्रतिबंध लग जाएगा। तो इस तरीके की जो है अलग अलग कानून उन्होंने पारित कर दिया। फिर क्या हुआ, आप देखोगे इन्होंने एक काम और किया, राज्य सरकारों ने बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, और बहुत सारे जो वन्य जीव पशु विहार जो है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इनको भी स्थापित किया ताकि जो है जानवरों को बचाया जा सके। उसके बाद आप देखोगे इन्होंने कुछ जो है जानवरों पर असल रूप से ध्यान दिया, जैसे कि हम बात करें बाघ, है ना, एक सिंग वाला गैंडा, हिरण वगैरह हो गया। मगरमच्छ की बात करें तो एक जो खारे लवड़ी जल का जो मगरमच्छ होता है, खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है, घड़ियाल की हम बात करें, एशियाई शेर की हम बात करें, इन सब पर जो है इन्होंने काम करना जो है शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा, ये सरकार जाग गई एकदम। चलिए, फिर इसी अगर मैं बात करूं, ये सारी जो परियोजनाएं बनाई गई, ये सारे नियम कानून बनाए गए, इसमें से एक बहुत ही फेमस है जिसको हम बोलते हैं बाघ परियोजना। अच्छा, बाघ परियोजना की बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी अगर हम बात करें कब किया गया था लागू, 1973 में जो इसको लागू किया गया था। 1973 में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है इसको लागू किया गया था। अच्छा, हुआ क्या था, हुआ ये था कि आप देखोगे बाघों की जो संख्या थी वो आप देखोगे 1973 की बात है, 55,000 से घटके जो है इतना शिकार हुआ 1827 रहेगी। अब इनका शिकार क्यों होता है, तो आप देखोगे इनके खाल का इस्तेमाल होता है, इनके दांतों का इस्तेमाल होता है, अलग अलग औषधियों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनको शिकार कर लिया जाता है। खाल वाल से जो आप बोल सकते हो कि बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, अलग अलग कंपनी जो है इनकी खालों का इस्तेमाल करती है। तो आप देखोगे इन सब पर जो बैन लगा दिया गया और यहां पर मेन एम यह था कि भाई हमें जो है बाघों की संख्या बढ़ानी है। तो आप देखोगे इसका फायदा भी दिखा और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, बाघ परियोजना जो है सफल हुई। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि हमने क्या किया, हमने 1980 और 1986 के बाद आप देखोगे कि हमने बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े जो है,
तितलियों की बात करें, पतंगों की हम बात करें, है ना, भ्रगों की हम बात करें, ड्रैगन फ्लाई की हम बात करें, इनको भी हमने जो है संरक्षित प्रजातियों में जो है डाल दिया, है ना। 1991 की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे पौधों को भी जो है छह जातियां, छह प्रजातियां जो थी पौधों की, इनको भी हमने क्या किया, इनको भी हमने जो है एक संरक्षित सूची में जो है डाल दिया। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं हम। फिर हम बात करें वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। हमने क्या किया, हमने जो है अपने वनों को बचाने के लिए जो है अलग अलग 3 हिस्सों में जो वनों को बांट दिया। एक तो थे आरक्षित वन, दूसरे थे रक्षित और तीसरे थे अवर्गीकृत। आरक्षित वनों की हम बात करें, सबसे ज्यादा मूल्यवान वन थे और लगभग जो है आधे से अधिक जो वन है भारत में, मतलब 50% से अधिक जो वन है उनको हमने आरक्षित वनों की जो है श्रेणी में डाल रखा है। और आप देखोगे यहां पर जो है सरकार ने प्रॉपर आने जाने पर लोग लगा रखी है, प्रॉपर तरीके से इनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनमें जो है जो इंसानी गतिविधि जो है उन पर जो रोक लगा रखी है। आप जाओगे भी तो परमिशन के द्वारा जाओगे, ठीक है। दूसरी हम बात करें रक्षित वन कौन से है भाई, रक्षित वन वो वन है जो दूसरे नंबर पे आते हैं। लगभग 1/3 जो वन है हमारे देश में वो आपको रक्षित वन देखने को मिल जाएंगे और इन वनों को सरकार जो है और अधिक नष्ट नहीं होने देना चाहती, इसलिए इन्हें बचाती है। सबसे तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन जो है सबसे तीसरे नंबर पे आते हैं। इन वनों की हम बात करें जो इसमें जो भी अब छोटे मोटे जो वन है ना, जैसे आप देखते हो ना हर जगह पर बबूल वगैरह के पेड़ लगे होते हैं, थोड़ा सा इलाका खाली होता है, दूर तक बंजर जमीन होती है, तो ऐसे इलाके में जहां पर किसी व्यक्ति का या फिर किसी समुदाय का जो यहां पर स्वामित्व होता है, तो ऐसे वनों को जो है अवर्गीकृत वनों में जो है की श्रेणी में जो है रखा गया है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें, याद रखना मध्य प्रदेश का जो स्थायी वन जो है, यहां पर याद रखना स्थायी वन जो है, इसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक एरिया आता है, कितना आता है सर, 75% आता है। तो याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, समुदाय और वन संरक्षण। अच्छा, समुदाय और वन संरक्षण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखो हमेशा बोला जाता है कि जब तक हमारा समुदाय जो है, जब तक हम लोग जो है जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सब होता रहेगा। तो यहां पर बहुत सारे समुदाय आगे बढ़कर आए जिन्होंने कदम उठाए। सबसे पहले यहां पर बात हो रही है सरिस्का बाघ रिजर्व की। अब यहां पर क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, यहां पर दिक्कत ये हुई कि भाई राजस्थान का गांव है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है खनन शुरू हो गया, डोलोमाइट का खनन जो है शुरू हो गया, तो गांव के लोगों ने विरोध किया कि इससे क्या होगा, इससे जो यहां पर जो बाघ वगैरह जो है उनके पूरा वन और वन्य जीवन जो है वो प्रभावित होगा। तो यहां पर इसको रोक लगवाई गई, है ना। गांव के लोगों ने खुद आगे बढ़ा, खुद आके जो यहां पर आंदोलन किया। दूसरे की हम बात करें, एक राजस्थान में एक अलवर जिला है, यहां पर 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर का जो वन भूमि जो थी, 1200 हेक्टेयर बहुत बड़ा होता है, 1200 हेक्टेयर की वन भूमि को यहां पर भैरोदेव डाकव सोचरी जो घोषित कर दिया। मतलब यहां पर जो उन्होंने खुद के कानून वाला पारित कर दिया, यहां पर आने जाने पर बैन लगा दिया, शिकार पर बैन लगा दिया और खुद के जो कानून लागू करके जो है इस जगह को संरक्षण प्रदान किया। तीसरे की हम बात करें चिपको आंदोलन। यहां पर क्या हुआ था, ये भाई चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनके संस्थापक थे। अब देखो कि लोग जो है पेड़ों पर जाके चिपक जाया करते थे। अब जब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सरकार जो है इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को बोल दिया था कि जाके पेड़ काटो, तो पेड़ कट रहे थे वहां पे। पेड़ काटने को बचाने के लिए जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ये सक्सेसफुल भी रहा। इसके अलावा आप देखोगे बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने, है ना, नवदाने आंदोलन जो शुरू हुआ। नवदाने आंदोलन की अगर हम बात करें, बीज बचाओ आंदोलन की बात करें, ये आंदोलन कहां शुरू हुआ था, टेहरी में, है ना। टेहरी हमारे कहां पर, उत्तराखंड में भी है। इसमें आप देखोगे जो रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल किया जा रहा था उस पर जो है रोक लगाने की जो बात हुई है ना, रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल करने का जो यहां पर आप बोल सकते हो उस पर जो विरोध किया गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपनी हमने फसलों का जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हम ये रासायनिक जो है बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारी मृदा भी बेकार हो रही है और ये सेहत के लिए भी बेकार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया, है ना। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है सर, ये 1988 में उड़ीसा में शुरू किया गया था। इसका मेन मुद्दा क्या था कि यहां पर जो वन प्रशासन जो है, वन विभाग जो है, ये गांव के साथ मिलकर, गांव के लोगों के साथ मिलकर क्या करेगा, गांव के लोगों के साथ मिलकर जो है वनों को बचाने की कोशिश करेगा। आप देखो गांव के जो लोग होते हैं वो 24 घंटे रहते हैं, है ना। उनको पता होता है कहां से क्या लोग आते हैं, उनको कैसे कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे वन विभाग जो है ना गांव के लोगों की मदद ले रहा है। इसके बदले में गांव के लोगों को क्या मिल रहा है, तो वहां पे कुछ जो संसाधन है उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर यह सिस्टम लागू किया गया, बहुत ज्यादा सफल भी हुआ। उसके अलावा आप देखोगे हमारे देश में ना हमारा जो कल्चर, हमारी संस्कृति है वो भी बहुत बड़ी है। झुरमुट का मतलब होता है देवी देवताओं की पूजा करना। हमने जो बहुत सारे प्लांट्स की, बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको पूजना शुरू कर दिया, जैसे इमली का पेड़, है ना, आम का पेड़। जैसे आप देखोगे छोटा नागपुर क्षेत्र में जाओगे, यहाँ पर जो जनजातियां जो है ना, महुआ की, जैसे हम बात करें मुंडा और संतल की, तो ये महुआ और कदम के पेड़ों को पूजा करती हैं, इनको काटने से बचाती हैं, ठीक है। फिर जैसे हम बात करें हमारे यहाँ पे पीपल का पेड़ जो होता है इसको भगवान मानते, पूजते हैं उसको, है ना। वट वृक्ष की हम बात करें, इसको जो है पवित्र माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो है पेड़ों की पूजा की जाती है उनको बचाने के लिए। सोच के देखो, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। तो यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह से जो समाप्त हुआ। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, नोट्स मैं वेबसाइट पर अपलोड करवा दूंगा, यानी कि पीडब्ल्यू का जो ऐप है वहां पर एक कोर्स बनवा दूंगा मैं माइंड मैप करके। तो वहां से आप जो है इसको इनकी जो पीपीटीज है, इनकी जो पीडीएफ है, उनको जो है डाउनलोड कर सकते हो। 1 या 2 दिन में जो है सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। आपको कहां मिलेंगे, पीडब्ल्यू के ऐप पे, ठीक है। पीडब्ल्यू के ऐप पे जो आपको ये मिलेंगे, वहां पे जाना है, सर्च करना है वहां पे माइंड मैप क्लास 10th हिंदी मीडियम का, और वहां पर आपको जो है ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।